बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज 1 नवंबर है और दिन है पीर का, और दो खबरें हैं जिस पर मैं तफसील से बात करूँगा। पहली खबर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना, और फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हुई, इसकी हकीकत क्या है। और अब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने ये जो बात कही कि हमने कभी भी ये मुतालबा नहीं किया, यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से कभी मुतालबा नहीं किया गया था कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। इसकी हकीकत क्या है, इसे हम पर्दा उठाएंगे। और दूसरी तरफ अब अपोजिशन जमातों ने भी अपने आप को इस मसले के साथ जोड़ लिया है। वो जमातें जो खामोश रही, इनकी खामोशी के पीछे क्या राज था, इस पर भी मैं तफसील से बात करूंगा। और शहबाज शरीफ का बयान, और अब जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया, किसको रिलीफ मिलेगा और कौन अब दोबारा जेल जाएगा, ये तमाम खबरें आज के इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले व्यूअर्स, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना और अब तक की सूरत हाल ये है, और जीटी रोड के मकाम पर जहां पर धरना दिया गया था मुजाहिरीन की तरफ से, उसको खाली कर दिया गया है। और अब ये तमाम लोग घरों को वापस नहीं गए, बल्कि वजीराबाद में जिस मकाम पर ये मौजूद थे, हामिद नासिर चट्टा ग्राउंड है, ये तमाम लोग वहां मुंतकिल हो गए हैं। आपको बताते चलें कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान की तरफ से एक बयान जारी किया गया, और वो ये कहते हैं कि जब तक हुकूमत मुआहदे पर अमल नहीं करेगी, ये लोग घर नहीं जाएंगे और अब हम इसका पहरा देंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, वुज़रा की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। वो ये कहते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से कभी ये मुतालबा किया ही नहीं गया, और ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमती वुज़रा की तरफ से ये बात कही जा रही थी। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा, और मकामी क़यादत यानी वो लोग जो वज़ीराबाद में मौजूद हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये लोग जो धरने में मौजूद थे, यानी मुजाहिरीन, वो अपने घरों को नहीं जाएंगे जब तक इन्हें क़यादत की तरफ से किसी किस्म का इशारा नहीं दिया जाता। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है व्यूअर्स, जो उनकी तरफ से कही गई, क्योंकि लोग अभी भी जानना चाहते हैं कि ये धरना क्यों ख़त्म नहीं हुआ, लोग अपने घरों को क्यों नहीं गए, इसकी बुनियादी वजह क्या है। मकामी क़यादत ने ये फैसला किया है कि जब तक साद रिजवी की रिहाई नहीं होती और उनके भाई की रिहाई यानी अनस रिजवी की रिहाई नहीं होती, ये लोग अपने घरों को नहीं जाएंगे। और ये भी याद रखें कि साद रिजवी और अनस रिजवी, यानी जब इन्हें रावलपिंडी ले जाया गया, तो उस वक्त इनसे ये तमाम बातें तय पाई थी कि आपके ऊपर जो मुकदमात हैं, इसका फैसला अदालतों ने करना है, इसका पाकिस्तान की हुकूमत से या पाकिस्तान के इदारों से ताल्लुक नहीं है। और अब यही कहा गया, और अभी भी यही मुज़ाकरात हुए कि हम आपके खिलाफ जो मुकदमात हैं, उसका फैसला अदालतों ने करना है। आप जाएं अदालतों से अपने केसेस को सॉल्व करवाएं, फैसले करवाएं और आप घर जाएं। इसका हुकूमत से या इदारों से कोई ताल्लुक नहीं है। अब तक मुजाहिरीन के खिलाफ 207 अफराद ऐसे हैं व्यूअर्स जिनको नामजद किया गया, और 600 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात यह है कि रुकन सिंध असम्बली हैं कासिम फ़खरी साहब, उनको भी इसमें यानी उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको भी बताते चलें कि जो इसमें लाउड स्पीकर एक्ट के तहत दफात को शामिल किया गया है, लोगों को डराने धमकाने के हवाले से दफात को शामिल किया गया है। और ये इस वक्त की सिचुएशन है। पाकिस्तान की हुकूमत ने जो मुज़ाकरात हुए, और जिस कमेटी में शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे, स्पीकर असम्बली मौजूद थे असद कैसर साहब, और उसके अलावा जो दीगर मेंबरान थे, ये मुतालबा जो उनकी तरफ से यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था कि जनाब हमारे लोगों को के खिलाफ मुकदमात ख़त्म किए जाएं, इस पर असूली फैसला ये हुआ कि अदालतें फैसला करेंगी, पाकिस्तान की हुकूमत नहीं करेगी। अब ये सवाल था, और लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बार बार बात कह भी रहे हैं कि जनाब आप इन लोगों के खिलाफ क्यों हैं। देखें, हम लोगों के खिलाफ नहीं हैं, हमारा भी यही मुतालबा है कि हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। दुनिया के किसी भी हिस्से में जब भी कहीं पर कोई आवाज़ उठाई जाएगी, हम उस आवाज़ को बंद कर देंगे और उस आवाज़ का हमेशा गला दबा देंगे जो हुर्मत रसूल के खिलाफ उठाई जाएगी। हर मुसलमान का ईमान है। लेकिन मैं पहले दिन से कह रहा हूँ व्यूअर्स, और आज ये साबित हो गया है इनके कॉल ऑफ फेल से, इनके बयानात से। और वो क्या है कि जनाब हमने कभी भी फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी का मुतालबा नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा, मुफ्ती साहब ने ये खुद मीडिया के ऊपर आकर बात कही। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इनके अज़ाइम क्या थे कि साद रिजवी की रिहाई की जाए, अनस रिजवी की रिहाई की जाए, तो मामला तो फिर पॉलिटिकल हो गए।
और लफ्ज़ कलअदम का जो लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है इसे ख़त्म किया जाए। तो फिर ये मामला पॉलिटिकल नहीं है तो और क्या है, जिसको हम पहले दिन से आपके सामने ये बातें जो है वो रख रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जो हमें याद रखनी होगी कि अब मैदान में आपको अपोजिशन जमातें भी नजर आ रही हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आज मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि हमने माजी के अंदर इससे कोई पॉलिटिकल फायदा हासिल नहीं किया जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। शाह महमूद कुरैशी की एग्जांपल देते हैं, इमरान खान की एग्जांपल देते हैं कि वो धरनों में मौजूद थे, उसको सपोर्ट करने की बात कर रहे थे। देखें, आप इसमें खामोश रहे और आपकी खामोशी इस हद तक थी कि जनाब लोग मर रहे हैं, मुज़ाकरात के जरिए लोगों का मसाइल को हल किया जाए। काश ये बात आप मालडोन के वक्त भी याद रखते शहबाज शरीफ साहब, जो आपने याद नहीं रखी। और जो कुछ मुल्क के अंदर हुआ, आज भी लोग दरबदर फिर रहे हैं इंसाफ के लिए। और ये पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों को व्यूअर्स किसी सूरत भी ये तौफीक नहीं हुई कि इस मामले में अपना किरदार भी अदा करते। बहुत अच्छा होता कि अपोजिशन जमातें इन मुजाहिरीन के पास जाती, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों के पास जाकर उनके मुतालबात और हुकूमत और इनके दरमियान ब्रिज का काम करती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो सिर्फ मौके की तलाश में थे कि किस तरह मौके का इस्तेमाल किया जाए, वक्त का इस्तेमाल किया जाए, और इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल बना दिया, जो कुछ ऐसा ही हुआ। तो इस वक्त की सूरत हाल ये है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब कस्टोडियन हैं इस मुआहदे के और इस पर अमल दरामद के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी मौजूद हैं और सिर्फ एक मुतालबा है कि साद रिजवी को रिहा किया जाए। हुकूमत इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। वो लोग जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फॉलो करते हैं, उनके मानने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, ये सब उनके लिए, और जो लोग समझते हैं कि वो ठीक कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मामलात अदालतों में हैं और अब ये केसेस जो मुकदमात जो बनाए गए हैं, पाकिस्तान की हुकूमत इसको ना ही वापस लेगी बल्कि इसके फैसले अदालत करेगी। अदालत जाएं, वहाँ पर अपनी बेगुनाही को साबित करें और फैसले आपके हक में आ जाएंगे। तो हमें ये याद रखना होगा कि जब तक अदालतें फैसले इनके हक में नहीं करेंगी, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये मामलात अभी सुलझे नहीं हैं, बल्कि इसमें मज़ीद कहीं ना कहीं कोई ना कोई कबाहत हमें नज़र आएगी। अपोजिशन की तरफ से ये कहना कि इसको, ये जो मुआहिदा हुआ था, मंजरेआम पर लाएं, इसमें भी एक चाल है। वो चाल क्या है मैं आगे चलकर आपके सामने रखूंगा, लेकिन ये इस वक्त की सूरत हाल है। व्यूअर्स, कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब का तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है और इस ऑर्डिनेंस जारी होने के फौरी बाद इस मामले को, यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मामला था, इसे हर शख्स ने अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। वो कैसे? पहले तो ये ऑर्डिनेंस क्या है मैं आपके सामने रख देता हूं और फिर अजहर सदीक साहब पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे इस ऑर्डिनेंस के हवाले से कि किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। ऑर्डिनेंस क्या है? जारी हुआ 2021 और ऑर्डिनेंस के तहत धोखाधड़ी और फ्रॉड के केसेस वापस नैब के सुपुर्द कर दिए गए हैं। और उन लोगों के बारे में जो ये कहते थे कि शायद इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद लोगों को बहुत सारा रिलीफ मिल जाएगा, यानी सियासतदानों को रिलीफ मिल जाएगा, जिसमें मरीम नवाज़ हैं, शहबाज शरीफ हैं, आसिफ अली जरदारी और शायद खाकान अब्बासी, इन लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा। याद रखिएगा कि इसका इतलाक 6 अक्टूबर से होगा और 6 अक्टूबर से पहले जितने भी केसेस थे इस पर इस ऑर्डिनेंस का इतलाक नहीं होगा और वो केसेस वैसे ही चलेंगे। और इसके बाद जो केसेस बनाए गए तो यानी उनके ऊपर इसका इतलाक होगा और लोगों को उसमें फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, ये भी बता दें कि ये जो सबसे बड़ा सवाल किया जा रहा था कि चेयरमैन नैब को हटाने का मामला, जहाँ से सारा मामला शुरू हुआ, अब ये इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास नहीं रहा और बल्कि सदर पाकिस्तान के पास अब ये इख्तियार होगा कि वो चेयरमैन नैब को हटाएं और मुद्दत मुलाजमत जो है इसकी 4 साल रखी गई है, और जबकि इसकी मुद्दत जो है, यानी इस पोजीशन की जो मुद्दत है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगी। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपको याद होगा माजी के अंदर ये कहा गया कि शायद पाकिस्तान के, अगर आप पाकिस्तान के मीडिया को रेगुलर फॉलो करते हैं तो कयूम सदीकी साहब की एक खबर थी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिल जाएगा, और रिलीफ इस तरह इसको प्लान भी किया गया। आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब के केस के अंदर फारूक नाइक साहब ने भी जाकर ये कहा था कि तरमीमी ऑर्डिनेंस आ गया है, लिहाजा रिलीफ दिया जाए, इस केस की अब कोई हैसियत नहीं है, जिस पर अदालत ने वो केस निपटा दिया था और वापस कर दिया था और कहा था कि इस ऑर्डिनेंस का इस पर इतलाक नहीं होता और अब मेंटेनेबिलिटी पर बात करें। जहाँ तक जरदारी साहब का ताल्लुक है, मरीम नवाज़ का ताल्लुक है, शहबाज शरीफ का ताल्लुक है, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि बहुत देर से
ये तमाम लोग खामोश थे। आसिफ अली जरदारी की तरफ से पीडीएम के कुछ इजलास के अलावा कोई भी बयान सामने नहीं आया। मरीम नवाज बातें ज़रूर करती हैं, यानी सियासी तौर पर ज़िंदा रह सकें, और शहबाज शरीफ ने हमेशा अपने बयानात के ज़रिए सियासी तौर पर ज़िंदा रहने की कोशिश की, यानी मफाहमत का रास्ता अगर उन्हें मिल सकता है तो वो अपने बयानात इस तरह के देते रहते हैं। और अब उन्होंने भी ये बात कही कि जब उन्हें नज़र आया, और पिछले 2 सालों से वो ये देख रहे हैं कि कहीं भी मफाहमत काम करते हुए नज़र नहीं आ रही, तो उन्होंने ये कह दिया कि मफाहमत का बादशाह होता तो जेल ना जाता। खैर, हमें ये याद रखना चाहिए व्यूअर्स, ऑपोजिशन जमातें यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, जिसने हमेशा अपने फ़ायदे का सोचा है, और सबसे ज़्यादा मौका परस्त जमात हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़र आती है इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर। आपको जिस दिन से ये धरने का ये आगाज़ होता है, किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नज़र नहीं आया, लेकिन जूं ही उनके ऊपर केसेस बनना शुरू होते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में आ जाती है। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एहसास हुआ कि उनका मफाहमत का रास्ता और जो केसेस उन पर चल रहे हैं वो इसी तरह चलते रहेंगे और उनकी जो दाल है वो नहीं गलेगी और किसी सूरत भी उन्हें रिलीफ नहीं मिलेगा, तो हमने ये देखा कि उन्होंने पाकिस्तान की इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बयान जारी किए गए जिसमें मुराद अली शाह साहब कहते हैं क्या पीटीआई की जमानतें जब्त होंगी, हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। मुराद अली शाह साहब ने भी ये कहा, और सेनेटर मुस्तफ़ा खोकर साहब भी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो भी ये कहते हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? अच्छा, अब एहतसाब अदालत में ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसलिए कि जब भी इनके गिर्द घेरा तंग होता है, अदालती कार्रवाई अमल में आती है, तो ये लोग इस किस्म के बयान देना शुरू कर देते हैं ताकि प्रेशर बिल्ड किया जा सके पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर और पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर। एहतसाब अदालत में नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस पर समाअत हुई और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह पर फ़र्द जुर्म एक बार फिर मौखिर हो गई है, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि फ़र्द जुर्म अगर आयद हुई तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और 17 नवंबर की तारीख को मुकर्रर किया गया है। और व्यूअर्स, ये हकीकत है पाकिस्तान के सियासतदानों की, चाहे वो अपोजिशन में हो, जब ये हुकूमत में होते हैं तो इनकी सिर्फ एक कोशिश होती है कि किसी तरह सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए अपने आकाओं को बचाया जा सके। व्यूअर्स, जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया, अब इसके बाद क्या सिचुएशन डेवलप हुई है, अज़र सदीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से, और ये तमाम सवालात हम उनके सामने रखते हैं। अज़र सदीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, तफसील से हमें ये बताएं कि आप किस तरह देखते हैं नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस आ गया, क्योंकि हमने इससे पहले भी आपके साथ नशिस्त रखी और ये जानने की कोशिश की कि ऑर्डिनेंस क्या है और इसका फ़ायदा किसको होगा, क्योंकि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही फ़ायदा होगा। और ये सिर्फ आपको नैरेटिव सिर्फ नज़र आता है, बयानी की हद तक ये स्टेटमेंट नज़र आती है, या फिर इसमें वाकई कोई हकीकत है? क्योंकि ये तो वाज़ेह हो गया कि ना अपोजिशन में आसिफ अली जरदारी हों या शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, इनको सर रिलीफ मिलने वाला नहीं है। जी इरफान साहब, बात बड़ी सीधी है। ये जो कहा जा रहा था एनआरओ देने का या एनआरओ के एडवांटेज के हवाले से, बुनियादी तौर पर नैब ऑर्डिनेंस 99 के ज़रिए जो सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो दायर किया, जो 6 अक्टूबर को जारी किया गया था, उसमें बुनियादी तौर पर जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे और डायरेक्ट उनका करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से था, वो एडवांटेज देने की बात की थी। और उसका हमने देखा कि उससे तकरीबन ही नैब की सारी ही जुरिस्डिक्शन ख़त्म हो गई। उसमें बहुत मशहूर स्कैंडल था B4U के हवाले से, अरबों रुपए का आवाम का लूटा हुआ पैसा था। इस तरह पब्लिक एट लार्ज से बहुत यानी जो लूट मार का था वो एडवांटेजेस उनको मिल रहे थे। फिर इस तरह ही एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के हवाले से ये बातें सारी आ रही थी। और आपको यह पता होना चाहिए कि आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और उसके अलावा नैब करप्शन करप्ट प्रैक्टिसेस उसमें सिर्फ इस हद तक नहीं है। फिर शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से केस चल रहा था, फिर ख्वाजा आसिफ का केस चल रहा था, फिर इसी तरह ख्वाजा साद रफ़ी का अगर देख लें आप केस, राना सनाउल्लाह और मरीम नवाज़ का, इन सब के अगर आप केसेस देख लें तो इनका वन वे और दी अदर किसी ना किसी तरीके से इनको ये फ़ायदा होना था। और जो बातें हो रही थी एनआरओ को सामने रखते नैब के अंदर से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और नैब ने फिर जो बातें
यहां तक आई तो ये जो थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है उसने बड़ी चीजें क्लैरिटी के साथ कह दी। एक तो 6 अक्टूबर याद रखिएगा डेडलाइन, यानी 6 अक्टूबर डेडलाइन से मुराद यह जो पहला ऑर्डिनेंस आया उसका इतलाक तो रखा गया है, लेकिन 6 अक्टूबर से पहले एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के हवाले से अगर कोई ऑफेंसेस हुए हैं तो वो इसी अदालतों को, जो नैब की अदालतों में, पहले एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ना बराह रास्त नैब के कानून के तहत जुर्म नहीं था और उसकी जुरिसडिक्शन शेड्यूल में ली गई थी, तो अब वो बाकायदा सेक्शन के अंदर डाल दी गई है, जो सेक्शन 2 में तरमीम की गई है। उससे ये हो गया कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जितने भी केसेस हैं जो 6 अक्टूबर से पहले के चले आ रहे हैं और पब्लिक एट लार्ज को सामने रखते हुए वो नैब की अदालतें ही देखी जाएंगी। और नैब ही, और आपको पता है आसिफ अली जरदारी साहब ने जब ये चैलेंज किया नैब की कोर्ट में तो उन्होंने कहा जुरिसडिक्शन नहीं है, वो दरखास्त खारिज कर दी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला जब आया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फर्द जुर्म आयद करने से रोक दिया था और 9 नवंबर के लिए अगली डेट वो रखी हुई थी। तो अब तो मुश्किलात बड़ी हो गई हैं इस नए ऑर्डिनेंस को सामने रखते हुए। मैं नहीं समझता कोई भी सियासी आदमी या बड़े से बड़ा स्कैम है इससे कोई फायदा ले सकेगा। और जहां तक दूसरी बात है, इसमें एक जो इबाम था वो भी क्लियर कर दिया, वो वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज होनी थी, उसका भी इतलाक कह दिया है कि नए केसेस को, यानी जो 6 नवंबर 2021 के बाद की जो बातें आएंगी उन पे इतलाक होगा, उससे पहले होगा इस पे इतलाक नहीं होगा। जमानत देने के हवाले से जो श्योरिटी की कंडीशन थी कि जितनी करप्शन की है उतनी रकम के मुताबिक ये सारा देखा जाएगा, वो भी अब रिलैक्स हो गया है और नैब की अदालतों का इख्तियार जमानत देने का है। हाईकोर्टों से नैब का सारा काम उठ के अब ये आ चुका है अपना नैब की अदालतों के पास, वो चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे सिंध हाई कोर्ट हो, चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो, तो केसेस अब जो सारे जो है ना वो ट्रांसफर होके नीचे आ गए हैं। अब अगला सवाल जो आपका है कि ये थर्ड अमेंडमेंट जो आया है इसको करने की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डिनेंस जो है वो हमेशा आर्टिकल 89 के तहत 120 दिनों के लिए नाफिज अमल रहता है। 120 दिन के अंदर अगर दोबारा या तो इसको बिल की शक्ल में लाकर एक्ट की शक्ल दे दी जाए तो फिर ठीक है, वरना 120 दिन के अलावा बाद बढ़ाया जा सकता है एक रेजोल्यूशन करारदाद के जरिए। दूसरा जो मैं बड़ा खतरनाक आपके सामने रख रहा हूं कि इस वक्त कोई पता नहीं है उनकी, जो कि सेनेट में मेजॉरिटी मौजूद है, आइन के आर्टिकल 89 के तहत ये जो थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया है इसको डिसअप्रूव किया जा सकता है, यानी रेजोल्यूशन के जरिए इस ऑर्डिनेंस की अफादियत खत्म की जा सकती है सेनेट की अपना सेनेट के सामने जाकर, और सादा एक्सरियत से ये काम वहां पर करना है तो यकीनन लग यही रहा है कि कोई लार्जर एजेंडा शायद ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग और ये जितनी भी सेनेट के अंदर जमातें हैं वो थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस को, इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए कोई ना कोई शायद ये रास्ता इख्तियार करें।